हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। आप सभी ने कहीं ना कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इसके इमेजेस देखे होंगे, इसके वीडियोस देखे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों यूक्रेन के ऊपर इतना टारगेट किया जा रहा है, बाकी सारी कंट्रीज कहाँ गई जो यूक्रेन का साथ देने का कह रही थी, रशिया क्यों अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, इस पूरे अटैक का क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ ये जा रहा है, किस तरह से इसके इम्प्लीकेशन आएंगे वर्ल्ड के ऊपर, इंडिया के ऊपर, रशिया के ऊपर। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे होलिस्टिकली देखेंगे इस सेशन में। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। तो देखो, ये है यूरोप। यूरोप में ये वाला जो दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर में, ये है हमारा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के आसपास कई सारी कंट्रीज हैं, जिसमें इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, नॉर्थ ईस्ट साउथ साइड पे ये है रशिया। तो देखो, वैसे तो रशिया एशिया का भी पार्ट है और रशिया में एशिया का भी कुछ हिस्सा आता है और यूरोप का भी। तो कुल मिला के जो रशिया है ना, ये एज अ कंट्री जो है, ये एक पूरी कंट्री है, लेकिन ये दो हिस्सों में बटी हुई है, दो कॉन्टिनेंट्स में बढ़ती है। एक साइड पे है एशियन रशिया और एक साइड पे है यूरोपियन रशिया। ठीक है, इनके बीच में आती है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन रेंजेस जो है, कहा जाता है कि यूराल माउंटेन जो है वो रशिया को इन दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसमें एक हिस्सा एशिया वाला रशिया है और दूसरा हिस्सा यूरोप वाला रशिया है। यहाँ पे ये यूक्रेन है, यूक्रेन के नीचे आती है ये ब्लैक सी। ये ब्लैक सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये वन ऑफ द कॉज बनती है यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सी है और ब्लैक सी इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यहाँ से सारे बिजनेस रूट्स वगैरह निकलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे और जो भी वाटर बॉडीज है, ये थोड़ा सा देख लो। बैरेंट सी है, ग्रीनलैंड सी है, डेनमार्क है, और नॉर्वेजियन सी है, नॉर्थ सी है, बे ऑफ बिस्के है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और नीचे आती है ये मेडिटेरेनियन सी। इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो ब्लैक सी है, यहाँ पे ये आइलैंड है। ठीक है, ये वाला आइलैंड है, इसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया। ठीक है, वैसे तो इंटरनेशनली इसको माना जाता है कि क्रीमिया आज भी यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन 2014 तक ये एक्चुअल में भी यूक्रेन का हिस्सा था। लेकिन 2014 में क्या हुआ, क्रीमिया के ऊपर अनेक्स कर लिया, अनेक्सेशन कर दिया क्रीमिया के ऊपर। किसने? रशिया ने। तो रशिया ने क्रीमिया को ऑलरेडी 2014 में अनेक्स कर लिया है यूक्रेन से। ऑलराइट, तो आज की डेट में ऑपरेशनल कंट्रोल जो है इसके ऊपर, वो किसका है? रशिया का। ठीक है, वैसे इसको मानती है पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड, ये मानता है कि क्रीमिया आज भी यूक्रेन का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन सच्चाई आपको पता है। ऑलराइट, अब देखो, यहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी और दिख रही है, ये वाली। ठीक है, इसको हम कहते हैं सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव। ओके, ये सी ऑफ अजोव जो है, ये यहाँ पे देखो, ये सी ऑफ अजोव ये यूक्रेन के इस वाली क्रीमिया के पहले आती है और इधर नीचे ब्लैक सी है। तो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जो जोड़ती है, इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। देन आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैक सी के पास यहाँ पे एक और छोटा सा, यहाँ पे ओशन, या ओशन नहीं, सी बॉडी आपको दिख रहा है, वाटर बॉडी दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लैक सी है और ये इस वाटर बॉडी का नाम है सी ऑफ मरमरा। जिस तरह से ऊपर सी ऑफ अजोव थी, वैसे ही नीचे सी ऑफ मरमरा है। यहाँ पे जिस तरह से कर्च स्टेट था, वहां वैसे ही यहाँ पे दो और स्टेट है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस और स्टेट ऑफ डेंड्रेनल्स। जो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है, वो सी ऑफ मरमरा को इधर ब्लैक सी से जोड़ता है, और स्टेट ऑफ डेंड्रेनल्स जो है, ये इस तरह से सी ऑफ मरमरा को नीचे एगिन सी से जोड़ता है। ठीक है, तो तीन स्टेट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी से रिलेटेड, याद रखना। पहला है स्टेट ऑफ कर्च, दूसरा है डेंड्रिनल्स, तीसरा है बॉस्फोरस। ओके, तो ये तीन स्टेट्स यहाँ पे याद रखना। ज्योग्राफिकल लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, यूक्रेन को थोड़ा और देखते हैं डेप्थ में। तो देखो, यूक्रेन के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती है। यहाँ पे रशिया है। तो देखो, रशिया किस किस जगह से इसको घेरे हुए है, यहाँ पूरा एरिया जो है, ये तीन साइड से रशिया घेर रहा है इसको। यहाँ पे क्रीमिया भी रशिया ने ले लिया है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा जो है, ये रशिया ने घेरा हुआ है। यहाँ ऊपर है बेलारूस। बेलारूस भी कहीं ना कहीं रशिया की ही साइड है। ठीक है, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा। ये कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। सात कंट्रीज, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा। ठीक है, अब इन लोकेशंस को आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एंड में मैं आपको इनके बारे में कुछ और भी चीजें बताऊंगी कि किस तरह से बेलारूस का क्या रोल है, किस तरह से रोमानिया और पोलैंड का क्या रोल है, मालदोवा का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एक और चीज याद रखना कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज जो है ब्लैक सी को टच कर रही है। रोमानिया कर रही है, और यहाँ पे यूक्रेन कर रहा है, रशिया कर रहा है। ठीक है, मालदोवा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री।
मालदोवा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है नीपर। नीपर के ऊपर ही यूक्रेन का कैपिटल बसा हुआ है कीव, ठीक है। तो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, जहां पे आपने इमेजेस देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे कि कीव के ऊपर किस तरह से हेलीकॉप्टर्स मिसाइल फेंकते हुए जा रहे हैं, तो कीव है, ठीक है। यहाँ पे ये किस रिवर के ऊपर बेस्ड है, नीपर रिवर के ऊपर बेस्ड है, राइट। और ये नीपर रिवर का माउथ कहाँ पे ओपन होता है, ब्लैक सी में, ओके। और ये वाला जो है देखो, ये सी ऑफ अजोव है, इस स्टेट की मैं बात कर रही थी, स्टेट ऑफ करचिए है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, अब यूक्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो, जब 1990s में 1990 1991 में जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो था उसका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब ये फॉल किया, जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इसमें कई सारे छोटे छोटे यूरोपियन देश बने जिसको हम सैटेलाइट नेशंस भी कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट नेशन यानी कि छोटे छोटे नेशन बने। इसमें सबसे बड़ा नेशन बना जो, वो था रशिया, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा था रशिया। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री बनी वो थी यूक्रेन। तो यूक्रेन और रशिया दोनों के कुछ हिस्टोरिकल टाइज है, ये साथ में थे 1991 के पहले यूएसएसआर के हिस्से के फॉर्म में। तो यूएसएसआर में ये दोनों कंट्रीज शामिल थी, इसीलिए एक तो ये हिस्टोरिक टाइज हो गए। जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ 1990s में, तब देखा गया कि रशिया सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर की कंट्री और यूक्रेन सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री बना यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। दूसरी चीज ये कि यूक्रेन और रशिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक टाइज शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न हिस्सा है ना, वहां पे ऐसे कुछ लोग बेस्ड हैं जो कि रशिया की जैसी एथनिसिटी, रशिया के जैसे कल्चर, रशिया की जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोगों के दिमाग में भी थोड़ी सी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज शुरुआत से चली आ रही थी, जो कि अब जाके बहुत बड़ा फॉर्म में मैनिफेस्ट हुई है, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो, यूक्रेन जो है एक हब है कमर्शियल इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, ओके। दूसरी चीज ये कि इसको ब्लैक सी का एक्सेस मिला हुआ है, ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के करीब है ये, ठीक है। क्योंकि ये इन सब के करीब है, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। तो हमने देखा यूक्रेन के पास स्ट्रेंथ क्या क्या है, एक तो मोस्ट पावरफुल है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और दूसरा इसके पास एक्सेस है इन सभी तरह की वाटर बॉडीज का, साथ में कमर्शियल कैपिटल भी है, कमर्शियल इंडस्ट्रीज कई सारी इधर है, ओके। अब थोड़ी और बात करते हैं कि क्यों यहाँ पे अग्रेशन हो रहा है, रशियन अग्रेशन के पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर ये कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन के आसपास जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के पास में कई सारे पोर्ट्स आते हैं जो कि यूक्रेन के पास है, उसके ऊपर कब्जा चाहता है रशिया, ठीक है। तो रशिया यहाँ पे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण ये है कि देखो, जब यूएसएसआर था, उसके यहाँ पे उसके वर्सेस में कौन था, उसके अलग उसके अपोनेंट पार्टी कौन थी, वो थी यूएस या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो, ठीक है। तो ये दोनों पार्टीज जो थी ये आमने सामने थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हुई थी जिसमें यूएस और यूएसएसआर दोनों अपोजिट एंड्स पे थे। यूएसएसआर में सबसे बड़ा स्टेक था जो आज के टाइम पे रशिया है उसका, ठीक है। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तब एक तरह का सस्पिशन डेवलप हो गया कि क्या रशिया सस्टेन कर पाएगा, रशिया एज ए वर्ल्ड पावर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक जंग छिड़ी हुई थी, किस किस के बीच में। एक साइड था यूएस और पूरा वेस्ट, जिसमें यूके भी था और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी थी, और दूसरी साइड पे था रशिया, ठीक है, रशिया। अब ये देखो, इन दोनों के बीच में थे यूरोपियन कंट्रीज जो कि यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होने के बाद बनी थी। अब ये जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो कंट्रीज बनी, इनके ऊपर हमेशा से ये स्टेक था कि कौन इनको अपनी साइड लेगा, ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहेगा। रशिया चाहता था कि इनके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस रशिया का रहे, यूएस चाहता था कि नहीं, इनके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएस और वेस्ट का, नाटो वगैरह का रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये कि ये पूरी इन्फ्लुएंस की लड़ाई है, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी हेजेमनी प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे। तो एक रीजन तो ये। दूसरा कारण ये कि इस ये जो यूक्रेन है, इनके बीच में एक कंट्री है जो कि एक बफर स्टेट बन के रह गया है आज की डेट में। बफर स्टेट इस तरह का कि दोनों के बीच में, यूएस और रशिया के बीच में जो स्टेट है उसको हम कहते हैं बफर स्टेट, यानी कि दो मेन पार्टीज के बीच में जो स्टेट है उसको हम कहते हैं बफर स्टेट। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन है, नेपाल है, ठीक है। तो नेपाल क्या हो गया, हमारा बफर स्टेट हो गया। वैसे यूएस और रशिया के बीच में है यूक्रेन, ठीक है। तो ये यूक्रेन की एक तो इंपॉर्टेंस ये है। दूसरी चीज ये कि ये देखा जा रहा था, अब जैसे देखो, रशिया जो है, रशिया एक तरह की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। रशिया चाहता था कि यूक्रेन जो है वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले, लेकिन यूक्रेन ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक है। अब यूक्रेन में कई सारे इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली यूक्रेन काफी अच्छा है, कमर्शियल हब है, तो इसीलिए रशिया चाहता था कि जो भी इसका इकोनॉमिक तरीके से पैसा है, जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो रशिया की साइड आए, रशिया के तरफ आए। लेकिन इसने मना कर दिया ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से। उल्टा देखा गया कि यूक्रेन जो है ज्यादा इसका इंटरेस्ट है टूवर्ड्स नेटो, ठीक है, इसका इंटरेस्ट ज्यादा नेटो की तरफ है। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्चुअली लीड करता है यूएस, ठीक है, तो इसका लीडर यूएस है, नेटो का लीडर है यूएस। तो जब आप देखो कि आपके बीच में जिसके ऊपर आपकी नजर थी वो पार्टी आपके अपोनेंट की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका, ठीक है, तो उसकी तरफ ज्यादा जा रही है, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। वही किया यहाँ पे रशिया ने, ठीक है, तो रशिया इसीलिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश बार बार कर रहा है, क्योंकि इसका झुकाव हमेशा से, यूक्रेन का झुकाव हमेशा से नेटो की तरफ, वेस्ट की तरफ ज्यादा रहा है, ठीक है। इसके साथ रशिया ये भी क्लेम करता है कि नेटो जो है वो इसकी यूरोपियन कंट्रीज को फंसा रहा है, इसका फालतू में एनलार्जमेंट कर रहा है, नेटो का फालतू में एनलार्जमेंट कर रहा है। अब ये नेटो जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, ये 30 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें मिलिट्री ग्रुप है ये, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएस इसको लीड करता है। ये 30 कंट्रीज में ये जो नेटो बना हुआ है, नेटो ट्रीटी जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो ट्रीटी है, इसका आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि जितनी भी 30 कंट्रीज हैं, इसमें अगर एक भी कंट्री के अगेंस्ट कोई भी तीसरी कंट्री अग्रेशन दिखाती है या अटैक करती है, तो सारी की सारी 30 कंट्रीज के अगेंस्ट ये अटैक माना जाएगा, और सारी की सारी 30 कंट्रीज इसका जवाब देंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नेटो के अंदर शामिल होना चाहता है यूक्रेन, की कभी कोई इसके ऊपर अटैक करता है तो सारी की सारी 30 कंट्रीज इसके सपोर्ट में आए सामने, ठीक है। तो इसीलिए यूक्रेन जो है वो इसमें शामिल होना चाहता है, ओके। लेकिन अभी तक नेटो ने इसको अपने अंदर शामिल नहीं किया है, काफी टाइम प्रपोजल दिया, काफी टाइम यूक्रेन भी गया इसके पास, लेकिन कुछ कारणों से बात जम नहीं पाई, नेटो में अभी यूक्रेन शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर का इशू था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि यूएस और रशिया दोनों ही अपनी साइड पे इसको खींचना चाहते थे, दोनों ही अपना इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा जमाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रशिया का जो इंटरेस्ट है ब्लैक सी में, वो तो है ही, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं रशिया के अग्रेशन के। नाउ इसके पीछे कई सारे मूवमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से एक दिन हुआ और रशिया ने अटैक कर दिया, इसके पीछे कई सारा एक बैकग्राउंड चला आ रहा है। सबसे पहली चीज क्या हुई, यहाँ पे हुई यूरो मैदान मूवमेंट, या फिर यूरो मैडन मूवमेंट भी कुछ लोग कहते हैं इसको, ठीक है। तो यूरो मैडन मूवमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे सिविल अनरेस्ट हुआ, ठीक है, सिविल अनरेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हुए यूक्रेन में 2013 नवंबर में। ये यूक्रेन में जो ये डेमोन्स्ट्रेशन और सिविल अनरेस्ट हुआ, ये शुरुआत हुई इसकी कीव यूक्रेन से, यानी कि राजधानी से ही इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे काफी पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिला, और ये प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट था? ये प्रोटेस्ट था यहाँ के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये पूरा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन था। ये जो प्रेसिडेंट थे, ये ज्यादा प्रो रशियन थे, प्रो रशियन यानी कि रशिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, ठीक है। जबकि यूक्रेन की जनता प्रो रशियन होना नहीं चाहती थी, यूक्रेन की जनता रशिया के इन्फ्लुएंस में आना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ के जो लीडर थे वो प्रो रशियन थे, इसीलिए इनके अगेंस्ट ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट क्या था? यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट ये था कि यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया। ये डिसीजन ये था कि हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएट ना करके, यहाँ पे हम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की तरफ यहाँ पे हम एसोसिएट करेंगे। मतलब क्या है इसका? देखो, यहाँ पे एक तो हमने बात करी नेटो की, ठीक है। नेटो क्या है? वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यूएस वाला जो पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की, ठीक है, ये यानी कि ईईसी की। और दूसरी हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन आता है? फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब कंट्रीज आती हैं। तो ये सब जो है ये वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब कि ये यूएस की साइड वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग थे यहाँ के, वो चाहते थे कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रपोजल रखा कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना बन के इस यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल का हिस्सा बनेंगे। द प्रोटेस्ट वर स्पार्क्ड बाय द यूक्रेनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू सस्पेंड द साइनिंग ऑफ एसोसिएशन गवर्नमेंट विद यूरोपियन यूनियन, इंस्टीड चूजिंग क्लोजर टाइज टू रशिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि हम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की तरफ जाएंगे, जिसके की लीडर खुद क्या था? रशिया था। तो रशिया की साइड इनका झुकाव था गवर्नमेंट का, और इसीलिए ये पूरे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है। इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग थे जो प्रो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, जिसमें यूरोमैडन जो पूरा प्रोटेस्ट था वो चला। इसके ही रिस्पॉन्स में आए
प्रो रशिया, यहाँ पे वो लोग थे जो रशिया के अपोनेंट्स थे, ठीक है। यहाँ पे इसी के रिस्पॉन्स में एक पूरा मूवमेंट चला जिसका नाम था प्रो रशियन मूवमेंट। ये प्रो रशियन मूवमेंट कैसे था? ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। यहाँ पे यूक्रेन में कुछ रीजन है, ठीक है, यूक्रेन के ईस्ट में एक रीजन है जिसको हम कहते हैं डॉनबास रीजन, ठीक है, डॉनबास रीजन। ये डॉनबास रीजन में दो और छोटे लोकेशन है जिसका नाम है डोनेस्क और लुहांस्क। यहाँ पे वो लोग जमा हुए जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के थे। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के मतलब क्या? कि ये प्रो रशियन थे, रशिया की तरफ इनका ज्यादा झुकाव था। जब इन्होंने सामने देखा कि अपोनेंट्स खड़े हो गए हैं रशिया के कि हाँ आप यहाँ पे रशिया के साथ जाके मत जुड़िए, आप यूरोपियन यूनियन में जाके जुड़िए, जब अपोनेंट्स ये कह रहे थे, यूरोमेडन मूवमेंट चल रहा था, तब ये लोग खड़े हुए कि नहीं हमको तो रशिया की साइड जाना है, हम यहाँ पे या तो हमको अलग देश बना दो या तो हमको रशिया की साइड जाना है, ठीक है। यानी कि आप जो गवर्नमेंट प्रपोजल रख रही है यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल में जाने का, उसको सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो ये रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला 2014 से, ठीक है। तो ये प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, ओके, यानी कि रशिया की साइड वाले लोग थे। अभी ये लोकेशन में मैं आपको दिखाऊंगी, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है रशिया का जो अभी अग्रेशन हो रहा है उसके पीछे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये पूरा काम चल रहा था 2014 में, जब रशिया ने देखा कि भैया इतनी यहाँ पे मारामारी मची हुई है, यहाँ की गवर्नमेंट हमारी साइड आना चाहती है लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो उस साइड जाना है, यूरोपियन यूनियन की साइड, तो रशिया काफी अग्रेसिव हो गया और रशिया ने यहाँ पे क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। तो यहाँ पे क्रीमिया के ऊपर इन्होंने इन्वेजन किया और रशिया ने इसको सीज कर लिया, यूक्रेन से छीन लिया। और ये पहली बार था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई कंट्री, कोई यूरोपियन कंट्री दूसरी कंट्री को अनेक्स कर रही थी, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, ओके। ये बहुत बड़ा इवेंट इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहली चीज देखो, तो ये बड़ा इवेंट इसीलिए था क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या हुई कि एक तो अनेक्स कर लिया आपने दूसरे की टेरिटरी को, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इतने बड़े गैप के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था। दूसरी चीज ये कि इसके बाद कई सारे सैंक्शंस फेस करने पड़े रशिया को। G8 से इनको बाहर निकाल दिया गया, G7 बन गया। उसके साथ कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस, कई सारे बहुत सारे सैंक्शंस लगे, बिजनेस के, ट्रेड के, सबके सैंक्शंस लगे इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास कुल मिला के क्या हुआ, इनके पास क्रीमिया तो आ गया, तो मैरीटाइम अपर हैंड आ गया इनके पास। क्यों मैरीटाइम अपर हैंड आ गया, मैं दिखाती हूँ। क्योंकि ये देखो, ये है यूक्रेन, यहाँ पे देखो ये है क्रीमिया जिसके ऊपर अनेक्सेशन हुआ ना, ये क्रीमिया है, 2014 में इसके ऊपर अनेक्स किया। और ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी से सीधे जो क्रीमिया, सबसे जो यूक्रेन का ऐसा हिस्सा है क्रीमिया जो कि सबसे जल्दी जुड़ता है ब्लैक सी से, सबसे पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो सेवेस्टापोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था यूक्रेन का जो कि रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक फायदा तो हो गया रशिया को कि इनको मैरीटाइम सुपर हैंड सुपीरियोरिटी मिल गई, मैरीटाइम अपर हैंड इनको मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला रीजन है जिसकी मैं बात कर रही थी जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहा था, ठीक है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, लुहांस्क और डोनेस्क, ठीक है। ये दो लोकेशंस वो थी। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अभी क्या हुआ इसकी मैं बात करती हूँ। तो देखो यहाँ पे इसके आगे पहले क्या हुआ, पहले इसकी बात करते हैं फिर अभी जो हो रहा है उसकी बात करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, 2014 में जब क्रीमिया को अनेक्स कर लिया गया यूक्रेन के द्वारा, तो दो एग्रीमेंट साइन हुए जिसको कहते हैं हम मिन्स्क एग्रीमेंट्स। मिन्स्क 1 जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो 2014 में हुआ था, जब ये कहा गया कि यूक्रेन और रशिया की जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये आपस में 12 पॉइंट का इन्होंने सीज फायर डील करी कि चलो ठीक है। बेलारूस ने इसको मीडिएट किया, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है अब हम एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और जो भी प्रिजनर वगैरह एक्सचेंज करने हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है वो हम देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो 2014 में एग्रीमेंट साइन हुआ, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ये एग्रीमेंट को उन लोगों ने वायलेट कर दिया, टूट गया एग्रीमेंट, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो गया ये एग्रीमेंट। उसके बाद मिन्स्क 2 साइन हुआ, मिन्स्क 2 2015 में साइन हुआ, जब क्रीमिया को एनेक्स कर चुका था यूक्रेन। इसमें एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था और मिन्स्क 2 पीस एग्रीमेंट फिर यहाँ पे साइन हुआ इस ओपन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। तो यहाँ पे मीडिएशन किया फ्रांस और जर्मनी ने, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे इसको साइन किया और इसको मीडिएट किया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे जो भी रिबल रीजन है यूक्रेन के और यूक्रेन की जो नेशनल ट्रूप्स हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि जो भी बॉर्डर एरियाज है हमारे, उनको हमारी नेशनल ट्रूप्स यानी कि आर्मी हैंडल करेगी, यूक्रेन ने ये कहा। और रिबल्स ने बोला कि ठीक है हम आप इसको हैंडल कर लो, हमको शांति से रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, यूक्रेन के थे, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग थे यहाँ पे। तो इन तीनों पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ और मीडिएट किया फ्रांस और जर्मनी ने। ना ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये देखो, ये वैसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें
ये जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसमें शामिल हुए और यहाँ पे जो दो रीजन है, सेपरेटिस्ट रीजन है, लुहांस्क और डोनेस्क, यहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए। अब ये मिन्स्क टू एग्रीमेंट साइन हुआ था, सब सही चल रहा था 2015 से लेकर। अब जो रशिया ने अग्रेशन किया है तो कहा जा रहा है कि मिन्स्क टू एग्रीमेंट का वायलेशन है। मिन्स्क टू एग्रीमेंट जो है ये वायलेट हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। अब मिन्स्क टू एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ कि यहाँ पे रशिया ने क्या किया, यहाँ यूक्रेन में अपनी इस पूरी यूक्रेन के आसपास यहाँ पे पूरी रीजन में अपने अपने ट्रूप्स लगा दिए। शुरुआत इन्होंने करी थी 4,000 ट्रूप से, लेकिन आज की डेट में जब जब तक इन्होंने अटैक नहीं किया था तब तक की मैं बात बता रही हूँ, तो 1,30,000 ट्रूप्स यहाँ पे जमा कर ली थी रशिया ने अपने इनके यूक्रेन के आसपास। अब यहाँ पे ऊपर आता है बेलारूस, तो बेलारूस भी रशिया के साथ मिल गया और उन्होंने बोला ठीक है आप हमारी जमीन से ट्रूप्स अपने लगा दो। तो यहाँ पे बेलारूस से लेकर तो ये पूरा एरिया मतलब 3 तरफ से इसको घेर लिया यूक्रेन को, ठीक है। अब बचा सिर्फ इस वाला साइड का हिस्सा, वेस्ट वाला, यहाँ पे पोलैंड है, मालदोवा है, यहाँ से यूएस थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, ठीक है। अब ये यूक्रेन में एक तो क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया ने बोला कि यूक्रेन को ज्यादा नेटो नेटो हो रहा है, ठीक है, नेटो में शामिल होना है, नेटो में शामिल होना है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसको पावर दिखाते हैं, चमकाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले तो अपने ट्रूप्स लगाए। यूक्रेन को डर लगा कि अरे बाप रे अब हम क्या करें, तो यूक्रेन दौड़ा दौड़ा गया किसके पास, यूएस के पास। यूएस को बोला इसने कि हमको नेटो में शामिल कर लो, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है हमारे ऊपर शायद अटैक कर दे। रशिया ने इतने सारे ट्रूप्स हमारे आसपास जमा कर दिए हैं। तब यूएस ने बोला कि ठीक है करते हैं, प्रोसेस वगैरह चलेगी, ठीक है। जबकि यूएस पहले भी यूक्रेन को जो नाटो है उसकी मेंबरशिप ऑफर कर चुका था। नाउ रशिया ने यहाँ पे और ज्यादा अपने ट्रूप्स जमा करने शुरू कर दिए, 9,000, 90,000, 1 लाख, फिर 1,30,000 तक हो गए। बीच में ये बात हो गई थी कि अब तो बहुत बड़ा वॉर हो सकता है, तो ऐसे में रशिया ने कुछ ट्रूप्स अपने वापस भी ले लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज हुई। उसके बाद दूसरी चीज, यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट रीजन है, ये देखो ये डॉनबास रीजन है, यहाँ पे ये है लुहांस्क, ये है डोनेस्क, ठीक है। ये दोनों रीजन्स में भी सेपरेटिस्ट उछल उछल के बाहर आ रहे थे कि नहीं हमको तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको तो रशिया की साइड जाना है। तो ये सब चीजें हो रही थी। और ये भी एलिगेशन लगते हैं रशिया के ऊपर कि रशिया इनको पैसे भी प्रोवाइड करा था और आर्म्स भी प्रोवाइड करा था इस तरह के रिबेल्स करने के लिए, रिबेलियन मूवमेंट्स करने के लिए। अब क्या किया, सबसे पहले रशिया ने क्या किया, इसके आसपास इस तरह से आर्मी जोड़ दी, ठीक है। इधर से यूक्रेन नेटो की लिए चिल्ला रहा था कि नेटो में शामिल कर लो, नेटो में शामिल कर लो। कोई वहां से प्रॉपर जवाब दे नहीं रहा था कि हम तुमको नेटो में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन सब लोग बड़ी टिप्पणियां कर रहे थे, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, सब लोग बोल रहे थे कि ये बहुत गलत कर रहा है रशिया। अगर रशिया ने अटैक किया तो उसको बहुत गलत कंसिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। बहुत कड़ी निंदा करते हैं, ये निंदा करते हैं, वो निंदा करते हैं, ये सारी चीजें, ये सारी कंट्रीज, यूके, यूएस, ये सब कह रहे थे, ठीक है। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने पहले इन दो रीजन्स को, लुहांस्क और डोनेस्क, पूरा डॉनबास रीजन जो है, इसको एक अलग टेरिटरी के फॉर्म में रिकॉग्निशन दे दिया, ठीक है। यानी कि रशिया ने बोला ये पूरा जो डॉनबास रीजन है इसको हम अलग इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं, ठीक है, इसको अब हम अलग पूरा इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। ये कहा यहाँ पे रशिया ने। इससे पूरी खलबली मच गई यूक्रेन में कि इसका क्या मतलब है। और देखो इन्होंने सिर्फ इंडिपेंडेंट नेशन माना नहीं, इन्होंने अपने ट्रूप्स यहाँ पे उतार भी दिए। ईस्टर्न यूक्रेन जो है, ये डॉनबास रीजन, यहाँ पे इन्होंने अपने ट्रूप्स उतार भी दिए और बोला कि ये अपनी, इनकी अब अलग अपनी पहचान होगी, ठीक है। पहली चीज इन्होंने ये करा। अगले ही दिन इन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स एक्चुअल में इन्वेट करवा दिए इन्होंने यूक्रेन में हर तरफ से, ठीक है। हर तरफ से इन्होंने अपने ट्रूप्स यहाँ पे लगा दिए, यहाँ से भी क्रीमिया से भी जुड़वा दिए, यहाँ से भी ब्लैक सी बेस से भी ले आए। तो लैंड हो, एयर हो, सी हो, हर तरफ से इन्होंने घेर लिया यूक्रेन को। और यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर इतनी बुरी तरह से मिसाइल्स दागी गई, यहाँ पे रॉकेट्स दागे गए, टैंक्स ले आए, ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। आपने अगर इसके विजुअल्स देखोगे तो बहुत ही टेरिफाइंग विजुअल्स है, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने लगी। अब देखो अब क्या हुआ। अब यहाँ पे इंडिया की कंसर्न्स को हम बाद में देखेंगे, हुआ क्या। पुतिन ने सबसे पहले ईस्टर्न यूक्रेन, पुतिन कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट है, पुतिन ने बोला कि ईस्टर्न यूक्रेन रीजन्स को हम यहाँ पे रिकॉग्निशन दे रहे हैं पीस कीपिंग पर्पसेस के लिए, और यहाँ पे अपने ट्रूप्स उतार रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एयर इंडिया ने भी, यहाँ पे इंडिया ने क्या किया कि हमारे वहाँ पे यूक्रेन में 20,000 स्टूडेंट्स फंसे हुए, मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए मेडिकल की, तो वहाँ पे 20,000 स्टूडेंट्स हमारे फंसे हुए थे। एयर इंडिया ने तुरंत अपनी एयर इंडिया फ्लाइट्स को, यहाँ पे इंडिया ने अपनी एयर इंडिया फ्लाइट्स को, स्पेशल फ्लाइट्स को यहाँ से टेक ऑफ करवाया। बोला फटाफट से यूक्रेन से हमारे बच्चों को लेकर आओ, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको लेकर आओ। अब उतने तो आ नहीं पाए, जितने आ पाए आ गए, ठीक है। उसके ही अगले दिन क्या हुआ,
अगले दिन रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर और पूरे के पूरे वर्ल्ड को चौंका के रख दिया। सबको लग रहा था कि यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया डर जाएगा। यूएस की धमकी, यूके की धमकी, जर्मनी की धमकी, फ्रांस की धमकी, इन सबसे डर जाएगा। किसी से नहीं डरा, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, अटैक भी ऐसा अटैक किया कि कुछ कहने के लायक नहीं बचा यूक्रेन। और यूक्रेन अपनी पूरी फोर्स लगा रहा है, ये बात है कि यूक्रेन अपना पूरा फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसकी मदद कोई कंट्री करने आया नहीं। ठीक है, ना अमेरिका आया, ना कोई और कंट्री आया। सबने बोला कि हम ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, वो सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में मिलिट्री एड किसी ने इनको नहीं दिया। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, यूक्रेन का पूरा जो एयर स्पेस था वो ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे कोई हमारी जो फ्लाइट थी वो भी नहीं जा पा रही थी, तो हम वहां से अपने बच्चों को, जो हमारे 20,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको भी नहीं ला पा रहे थे। ऑयल प्राइसेस शूट कर गए। ठीक है, किस तरह से कर गए, इतने ज्यादा ऑयल प्राइसेस हो गए, $103 का एक बैरल हो गया ऑयल का। ठीक है, और इसका रीजन ये था कि रशिया जो है, रशिया एक इम्पोर्टेंट ऑयल एंड गैस सप्लायर है। ठीक है, गैस एंड ऑयल सप्लायर है, और इसके ऊपर क्योंकि इतनी अनसर्टनिटी चल रही है मार्केट में, रशिया को यहाँ पे इतने सैंक्शन लगा रहे हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया ये सप्लाई तो कर नहीं पाएगा गैस एंड ऑयल। ठीक है, और रशिया अपना वहाँ पे इन्वेजन करने में बिजी है, तो यहाँ पे सप्लाई क्या है, ऑयल और गैस का कम हो गया। जब किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे यहाँ इंडिया में भी प्राइसेस जो है पेट्रोल के बढ़ने लगे हैं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ने लगे हैं, तो ऑयल, गैस, इन सब के प्राइसेस बढ़ने लगे। इसी के साथ साथ कोल की भी यहाँ पे शॉर्टेज होने लगी है। ठीक है, क्योंकि कोल को भी बुलवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑयल ही चाहिए ना, पेट्रोल तो चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, तो इसके भी प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। तो ये सारी चीजें होने लगी है। सेंसेक्स बहुत बुरी तरह से गिरने लगा। इनफैक्ट आप आज भी देखोगे तो सेंसेक्स इस तरह से गिरा है, पूरा ग्राफ जो है ना ऐसा है। ठीक है, तो सेंसेक्स क्यों गिर रहा है? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इतनी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने लगी। आगे देखो, यहाँ पे यूएन ने कहा, यूएन के पास पहले भी यूक्रेन गया था कि देखो हमारी मदद कर लो, यूएनएससी की मीटिंग बुलाओ। बहुत मुश्किल से एक मीटिंग बुलाई, उसमें भी कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। अब जब रशिया ने अटैक कर दिया, तब यूएनएससी खुद से मीटिंग बुलाता है। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का ही एक काउंसिल है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग काउंसिल माना जाता है, क्योंकि ये बाइंडिंग डिसीजन ले पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूएनएससी ने बोला कि ये देखो तुम जो कर रहे हो ना, वो तिनको बोला कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, एक बार पीस को, शांति को मौका देकर तो देखो। ठीक है, तो ये पूरी बात यहाँ पे कही है। अब देखो यूएनएससी में भी ये लोग, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होगा जो रशिया के अगेंस्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना कि रशिया, ये जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 5 मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं। इनका नाम है फेजर। फेजर मतलब फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और रशिया। तो रशिया भी इसमें से एक परमानेंट मेंबर है, और ये पांचों के पास वीटो पावर होती है, यानी कि कोई भी रिजोल्यूशन को ये रोक सकते हैं। तो रशिया इसको बिल्कुल रोक सकता है, इस तरह के रिजोल्यूशन को। इसीलिए रशिया यूएनसी से कोई रिजोल्यूशन तो पास होने देगा नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे चाइना भी इसका साथ दे रहा है रशिया का। चाइना किस तरह से साथ दे रहा है? चाइना इस तरह से साथ दे रहा है कि यहाँ पे रशिया, जब देखो विंटर ओलंपिक्स को सभी ने, जो बीजिंग में होने हुए हैं विंटर ओलंपिक्स, उसको सभी, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ने जब उस बीजिंग ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया, विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया डिप्लोमेटिकली, तब भी रशिया ने चाइना का साथ दिया, और रशिया के प्रेसिडेंट खुद गए थे चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स में डिप्लोमेटिकली हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना भी अपना यहाँ पे कर्ज उतार रहा है। चाइना बोल रहा है कि हाँ भैया, रशिया तो बेचारा बहुत मजबूर है, इसीलिए रशिया ने यहाँ पे अटैक किया है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे मोदी जी ने बोला, मोदी जी अब देखो कोई एक फेस, कोई एक जगह पे टिक नहीं पा रहे। क्यों नहीं टिक पा रहे? क्योंकि देखो इंडिया जो है, इंडिया के दोनों ही अलाइज हैं, यूएस भी इंडिया का अलाय है और रशिया भी इंडिया का अलाय है। ठीक है, तो रशिया की तरफ अगर बोलेंगे तो यूएस बुरा मान जाएगा, यूएस की तरफ बोलेंगे तो रशिया बुरा मान जाएगा। यानी कि अगर ये यूएस मतलब यूक्रेन की साइड लेंगे अगर, तो ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे कौन है? यूएस है। तो अगर यूक्रेन की साइड लेंगे तो रशिया बुरा मान जाएगा, रशिया की साइड लेंगे तो यूक्रेन बुरा मानेगा, मतलब यूएस बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, और हमारे इंडिया ने डिप्लोमेटिकली भी ये कहा है कि हम यहाँ पे न्यूट्रल हैं। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा इशू है डिप्लोमेटिकली डायलॉग से सॉल्व हो जाए, मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोदी जी ने भी पुतिन को कॉल करके कहा कि आप देखो यहाँ पे मिलिट्री एक्शन मत लो, इसको सीज फायर कर दो, और हमारे 20,000 बच्चे बच्चे हैं वहां पे, उनको आप यहाँ पे सही सलामत पहुंचा दो। तो यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, 20,000 जो बच्चे हैं वो पहुंच जाएंगे। बाकी उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे जर्मनी ने भी ये कहा है कि जो हमारी नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 क्या है? ये गैस लाइन थी। ठीक है, गैस पाइपलाइन थी, ये जर्मनी और रशिया के बीच में बन रही थी। क्योंकि रशिया ने ऐसा किया, इसलिए जर्मनी ने बोला कि अब हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 को स्टॉल करते हैं, यानी कि रोक दिया इस पूरी
गैस पाइपलाइन को। अब यहाँ पे रशिया जो था ये सप्लाई करने वाला था गैस किसको, जर्मनी को, ठीक है। तो जर्मनी ने बोला कोई जरूरत नहीं हमको गैस सप्लाई करने की, हम तुमको इसका कोई भी पैसा नहीं देने वाले हैं, हम इसको स्टॉल कर दे रहे हैं यानी कि रोक दे रहे हैं। तो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 भी अब रुक गई है, ठीक है, इसके ऊपर अब काम नहीं हो रहा है। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर पहले भी यूक्रेन ने कहा था कि ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल टूल है, जियो पॉलिटिकल वेपन है, ये एक्चुअल में जियो इकोनॉमिक्स से इसका लेना देना नहीं है, यानी कि ये इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये पॉलिटिकल टूल है जिसके थ्रू रशिया जर्मनी के ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। अब देखो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, यूएन के चार्टर में कई सारी चीजें कही है। पहली चीज ये कही है यूएन के चार्टर में कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगी। तो नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स इज द फर्स्ट थिंग दैट इज सेड इन यूएन चार्टर। सेकंड, यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात की गई है इस चार्टर में। इसके अलावा थर्ड चीज यहाँ पे अग्रेशन को डिफाइन किया गया है। अग्रेशन का मतलब ये कि आप अगर किसी की दूसरे की टेरिटरी में जबरदस्ती घुसते हो या फिर आप अपनी टेरिटरी को यूज होने देते हो दूसरे की टेरिटरी में घुसने के लिए, तो आप यहाँ पे अग्रेसर हो। तो रशिया तो यहाँ पे अग्रेसर बन ही रहा है, साथ साथ में बेलारूस भी यहाँ पे अग्रेसर बन रहा है। क्यों? क्योंकि बेलारूस की टेरिटरी से ही रशिया ने अपने ट्रूप्स यूक्रेन में घुसाए हैं, ठीक है। तो अग्रेसर ये भी बन रहा है। सॉवरेनिटी, यहाँ पे यूक्रेन की सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया कि रशिया कैसे बताएगा यूक्रेन को, यूक्रेन अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यूक्रेन को कैसे आप बता सकते हो कि आपको नेटो में शामिल होना है कि नहीं होना है, आप क्यों बताओगे? उसके अलावा सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का एक प्रोविजन है यूएन चार्टर में कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आप उसमें सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पे लगना किसके ऊपर चाहिए, ये यूक्रेन के ऊपर लगना चाहिए ना कि यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। यूज कौन कर रहा है, रशिया। रशिया बोल रहा है कि हमको सेल्फ डिफेंस की जरूरत है क्योंकि यूक्रेन जो है यूएस की मदद से यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है अपने देश में। और हमारा क्योंकि ये पड़ोसी है इसीलिए अगर कभी हम हमारे ऊपर इसने न्यूक्लियर वेपन फोड़ दिया तो हम तो अपने सेल्फ डिफेंस में इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अगर सामने वाला न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, आपके ऊपर गिराया तो है नहीं उसने, गिराया तो आप करो भी, अभी गिराया तो है नहीं तो आप पहले ही अटैक कर रहे हो, ये गलत है। उसके बाद यूएनएससी, मैंने जैसे कि बताया रशिया जो है इसका परमानेंट मेंबर है, इसीलिए यूएनएससी भी कोई भी तरह का रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करने की स्थिति में आज की डेट में तो नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा इंटरनेशनल लॉ का कहना कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। आगे और बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे बाइडेन ने भी इसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, ईयू ने भी कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं। अभी ये कहा जा रहा है, यूएन की एक रिपोर्ट आई कि 50,000 यहाँ के जो लोग थे, यूक्रेन के लोग 50,000 लोग यहाँ से भाग गए इन 48 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ के लोग भी अब माइग्रेंट्स बन जाएंगे। उसके अलावा इंडिया भी, यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी काफी फर्क पड़ने वाला है। अब देख लेते हैं इंडिया के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, उसके बाद हम इस चीज को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडिया के कंसर्न क्या है। सबसे पहला कंसर्न है कि ये वर्ल्ड वॉर सिनेरियो ना बन जाए, क्योंकि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है तो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये कहीं वर्ल्ड वॉर सिनेरियो ना बन जाए। उसके बाद इंडिया को यहाँ पे बैलेंस भी करना पड़ेगा, यूएस और रशिया के बीच में हमारे दोनों ही अलाइज हैं, हम किसकी तरफ जाएं ये भी बैलेंस हमको करना पड़ेगा। S-400 की डिलीवरी हमने ली है यहाँ से, किससे, रशिया से ली है। अगर यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं तो यहाँ पे हमारे ऊपर कैट्सा के अंतर्गत यूएस जो है कैट्सा एक्ट ला देगा। अगर कैट्सा एक्ट के अंतर्गत क्या करता है यूएस की, अगर कोई रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो उस कंट्री के ऊपर भी हम सैंक्शन लगा देंगे। तो हम किस तरह से रशिया से ट्रेड करेंगे ये भी एक इशू हो जाएगा। उसके अलावा चाइना से फोकस शिफ्ट होकर लोगों का फोकस यूक्रेन में आ गया है। पहले यूएस वगैरह सारी कंट्रीज जो थी उसका फोकस चाइना पे था, तो इंडिया की मदद हो रही थी। अभी चाइना से फोकस शिफ्ट होकर यूक्रेन चला गया है। उसके बाद रशिया और चाइना पास पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, ठीक है। रशिया जो हमारा अलाय है और चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, ये आपस में पास आ रहे हैं, तो इंडिया के लिए चिंता की बात तो है ही। इसके बाद एनर्जी क्राइसिस तो हो गई। एनर्जी क्राइसिस क्यों होगा, क्योंकि रशिया जो है, रशिया गैस और ऑयल का सप्लायर है, और अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो गैस और ऑयल का सप्लाई जो यहाँ से आता है, रशिया से आता है, वो कम हो जाएगा। और सप्लाई कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सप्लाई कम होने के कारण प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि इंडिया कभी भी डायरेक्टली रशिया से इंपोर्ट नहीं करता गैस और ऑयल को, लेकिन गैस और ऑयल का जो प्राइसेस बढ़ेंगे वो तो पूरे वर्ल्ड मार्केट पे असर पड़ेगा, इसीलिए इंडिया के लिए भी यहाँ पे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरे थे इंडिया के ऊपर क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंडिया क्या सोच रहा है, इंडिया क्या कोशिश कर रहा है। तो देखो इंडिया ने यहाँ पे सोचा कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रुपी ट्रेड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रशिया के साथ। मतलब अगर मान लो ये पूरी सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगेंगे, तो हम इनके साथ सीधे ट्रेड तो कर नहीं पाएंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो हम क्या करते हैं, रशिया को बोलते हैं कि आप अपने कुछ अकाउंट्स जो हैं वो हमारे
यहाँ के इंडिया के बैंक्स में खोल लो। अगर आप इंडिया के बैंक्स में अपना अकाउंट खोल लोगे तो हम आपके साथ रुपी में ट्रेड कर पाएंगे, और रुपी में ट्रेड करने के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। तो ये चीज़ हमने ईरान के साथ भी पहले यूज़ की हुई है। जब ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए थे तब भी हमने ये चीज़ यूज़ की हुई है। इसीलिए अभी रशिया के साथ भी अगर हम ये यूज़ करते हैं तो हमारा काम तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था इशू कि इंडिया के ऊपर क्या चीज़ें चल रही है, यूक्रेन के ऊपर क्या है, यूएस का क्या है, सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे, यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन सभी ने कहा था कि अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक होता है तो हम देखेंगे, हम जवाब देंगे, आपको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे, रशिया को कहा। लेकिन अभी जब रशिया ने अटैक किया तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो बाइडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया है हम अपनी ट्रूप्स नहीं भेजेंगे यूक्रेन में। ठीक है, हम सिर्फ उनको बाहर से मदद करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ वेपन वगैरह दे सकते हैं, हम मिलिट्री अपनी नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं ये शियर रियलिज्म पे उतर आई हैं। ठीक है, शियर रियलिज्म यानी कि इनको सिर्फ अपने आप से मतलब और किसी से मतलब नहीं है। और देखो वैसे अगर देखो, आप आइडियली छोड़ दो, प्रैक्टिकली देखो तो फॉरेन पॉलिसी का एक फंडा होता है कि परमानेंट देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स। ठीक है, तो दोनों ही नहीं होते, ना परमानेंट दुश्मन होते हैं ना परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं। सब कुछ जो परमानेंट है दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। इसीलिए यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं अब सामने नहीं आ रही, पहले सिर्फ बोल रही थी बड़ी निंदा करते कड़ी निंदा कर रहे, अब कोई सामने नहीं आ रहा। वैसे देखो इंडिया भी यही चीज अपना रहा है। इंडिया ने भी बात जरूर की है पुतिन से कि आप इसको रोक दीजिए, लेकिन क्रिटिकली एकदम उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा रशिया को सीधे नाम लेकर। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन हमको निभाने हैं। तो ये पूरी चीज है। लेकिन ओवरऑल हमको पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझने की जरूरत है कि जो पॉलिटिशियन अपने फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए या किसी भी चीज के किसी भी इंटेंशन से वॉर करते हैं, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। ठीक है, उनके खुद के फेवर में भी नहीं है। सो वॉर्स डोंट ब्रिंग लास्टिंग पीस, ओनली लास्टिंग डेथ। तो वॉर्स कभी भी लास्टिंग पीस नहीं लाती हैं। वॉर से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। जो भी दोनों पार्टी हैं, चाहे जो जीते चाहे जो हारे, दोनों का ही यहाँ पे हमेशा नुकसान ही होता है। सो वी नीड टू एंड दिस थिंग। ओके, इनफैक्ट आपने देखा होगा रशिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उन्होंने भी जब कल मैच खेल रहे थे वो, तो उन्होंने कैमरे पे जाके लिख दिया था नो वॉर प्लीज। ठीक है, तो रशिया के लोग भी नहीं चाहते कि ये वॉर हो। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।